गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हम चैप्टर 3 में थर्ड असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम डिस्कस कर रहे थे, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। उसमें बेटा हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था दैट वाज कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन का लॉफुल होना ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता है। अगली बात आई कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को अनलॉफुल कब माना जाएगा, तो बेटा 6 कंडीशंस थी। इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, इफ़ इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, इफ़ इट इज़ फ्रॉडुलेंट, if it involves injury to a person or property of a person. Fifth, if it is immoral. और बेटा कल हमने जो 6th पॉइंट शुरू किया था दैट वाज if it is opposed to public policy. बेटा opposed to public policy का मतलब क्या था कि जिस अग्रीमेंट में आप एंटर हो रहे हो वो अग्रीमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब जिस अग्रीमेंट में आप एंटर कर रहे हो वो जनहित में होना चाहिए, जनहित के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मतलब अग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर सेटिंग अ बैड एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। अब बेटा सुनो, अब मेन बात आती है कब अग्रीमेंट को अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट माना जाएगा। तो बेटा पहला है ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। तो पहला हमारा बेटा क्या है, ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। तो देखो बेटा, मैं एक बार जरा आपसे ना कल जो मैंने आपको कराया था वो हम डिस्कस कर ले बेटा एक बार, फिर आगे चलते हैं। ये देखो बेटा, हमने कल क्या डिस्कस किया था कि अग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए विच शुड नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब जनहित के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर नॉट सेटिंग द राइट एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। बेटा लॉ कहता है आप एक सही एग्जाम्पल सोसाइटी के लिए क्या करो, सेट करो। ठीक है। अब बेटा मेरी एक बात सुनो। अब मेन बात आती है बेटे, कब अग्रीमेंट को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। तो पहली बात है, पहला केस है ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। बेटा अगर आपको याद होगा ना तो बेटा ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी का केस हमने पहले भी पढ़ा है। एलियन एनिमी याद करो बेटा, एलियन का क्या मतलब बताया था मैंने, दूसरे देश का, दूसरे ग्रह का नहीं बेटा, दूसरे देश का। एनिमी मतलब दुश्मन। सुनना बेटा मेरी बात, ध्यान से सुनना है। जैसे बेटा एग्जाम्पल देखो, बेटा एक पर्सन है मिस्टर ए, जो बेटा इंडिया का रहने वाला है, और एक पर्सन है मिस्टर बी जो पाकिस्तान का रहने वाला है। ठीक है। इन दोनों के बीच में बेटे एक अग्रीमेंट एंटर हुआ, ठीक है बेटा। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि बेटा इंडिया और पाकिस्तान आज से नहीं बेटा, बहुत पहले से वॉर सिचुएशन में है। बोथ दीज कंट्रीज आर एट वॉर। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बेटा जो सिचुएशन है वो कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, इट इज़ अ वॉर सिचुएशन। तो बेटा लॉ ने क्या कहा, लॉ ने कहा कि जो देश का दुश्मन होता है ना, जो देश का दुश्मन होता है, उस देश का हर नागरिक
इंडिया के हर नागरिक का दुश्मन है। मतलब इंडिया का दुश्मन बेटा कौन? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का हर नागरिक इंडिया के हर नागरिक का क्या होगा बेटा? दुश्मन होगा। और दुश्मन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ जाएगा। और इसका बेटा रीजन अगर हम समझे ना तो मैं आपको बताता हूं। अभी सुनो, मेरे को पहले बताओ, पाकिस्तान बेटा किसका दुश्मन? इंडिया का। तो पाकिस्तान का हर नागरिक इंडिया के हर नागरिक का क्या? दुश्मन। तो हम मिस्टर बी को बेटा क्या नाम देते हैं? एलियन एनिमी। मिस्टर बी को हम क्या नाम देते हैं? एलियन एनिमी। बेटा एलियन एनिमी मतलब दूसरे देश का दुश्मन। और लॉ कहता है एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, बिकॉज इट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। ये जनहित में नहीं है। इट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। ये जनहित में नहीं है। इट इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। ये चीज जनहित में नहीं है। ये चीज आपकी जनहित में नहीं है। सब बताओ, बात समझ आई? तो बेटा लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि इंडिया का दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। तो उस हिसाब से ना पाकिस्तान का हर नागरिक इंडिया के हर नागरिक का क्या है? दुश्मन। ठीक है। और दुश्मन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड मानेंगे, बिकॉज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बिकॉज इट इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। तो बी को क्या कहा जाएगा बेटा? एलियन एनिमी। और मैं अगर आपसे एक बात थोड़ी सी डिस्कस करूं कि अगर मैं पाकिस्तान के किसी पर्सन के साथ अग्रीमेंट में एंटर होता हूं तो वो जनहित के खिलाफ कैसे हुआ? हाउ इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? तो बेटा लॉ पता है एक बात साफ कहता है, सुनो बात समझना मेरी। बेटा लॉ कहता है कि अगर आप, ध्यान से सुनना, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ अग्रीमेंट करता है तो ध्यान से सुनना। सपोज एग्जांपल लो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ अग्रीमेंट परचेज का किया है। मतलब मिस्टर ए मिस्टर बी से कुछ सामान इंपोर्ट करवा रहा है। अब सुनो, उन्होंने कहा अगर आप मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो, उससे कुछ परचेज करते हो, तो आप उस परचेज की पेमेंट भी करोगे। भाई सामान खरीदोगे तो सामान की पेमेंट भी तो करोगे। तो लॉ कह रहा है अगर आप मिस्टर बी के साथ अग्रीमेंट में एंटर होते हो तो आप उससे कुछ परचेज भी करोगे, है ना? परचेज करोगे तो उसको क्या करोगे? पेमेंट। यानी दूसरे मुल्क को, जो आपका दुश्मन है, उसे पैसा दोगे। बात समझो बेटा जो मैं कह रहा हूं। अगर आप मिस्टर बी से, मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक सिर्फ समझाने के लिए, अगर आप मिस्टर बी से सामान खरीदते हो तो उसको पेमेंट भी करोगे। मतलब आप दूसरे मुल्क को, जो कि वॉर पे है आपसे, जो आपसे आपका दुश्मन है, उसको बेटा क्या करोगे? पैसा दोगे। और फिर वो वही पैसा यूज करेगा, वही देश पाकिस्तान उस पैसे को यूज करेगा फॉर परचेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। और वो उन आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को आप ही के कंट्री के अगेंस्ट क्या करेगा? यूज करेगा। तो बेटा बात समझो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। अगर देखो लॉजिक समझो कि इसे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्यों कहा गया। लॉ कहता है अगर आप मिस्टर बी के साथ कुछ परचेज सेल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, परचेज करते हो, तो आप उसको पैसा दोगे। ठीक है। किसको पैसा दोगे? दुश्मन देश को पैसा दोगे। उस पैसे से वही देश
क्या खरीदेगा? आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, और उन्हीं आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को वो वापस से आपके देश के अगेंस्ट क्या करेगा? यूज करेगा इन केस ऑफ वॉर। तो इनडायरेक्टली देखा जाए, सुनो, इनडायरेक्टली देखा जाए आप भी पाकिस्तान की मदद कर रहे हो अपने ही देश के खिलाफ लड़ाई करने में। नहीं बेटा, बात समझो, मेरे को बताओ, मैं मिस्टर ए बी को पैसा दे रहा हूं परचेजेस का, वही पैसा पाकिस्तान यूज करेगा फॉर परचेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। बात समझो, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस किसके अगेंस्ट यूज करेगा? इंडिया के अगेंस्ट, यानी मेरे देश के अगेंस्ट यूज करेगा। तो इनडायरेक्टली मैं भी मदद कर रहा हूं पाकिस्तान की, इनडायरेक्टली मैं भी मदद कर रहा हूं पाकिस्तान की अपने ही देश के खिलाफ, जो कि पब्लिक पॉलिसी के विपरीत है, विच इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। तो लॉ कहता है वॉर सिचुएशंस के टाइम पे आप दुश्मन देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो आप उसको पैसा दे रहे हो, पैसे से वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खरीदेगा, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस तुम्हारे ही देश के खिलाफ क्या करेगा? यूज, विच इज नॉट अगेंस्ट, विच इज नॉट इन फेवर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो जनहित के खिलाफ है। बात बताओ बेटा, समझ आई? इसीलिए बेटा लॉ कहता है आप एलियन एनिमी के साथ, मतलब दुश्मन देश के साथ आप व्यापार नहीं कर सकते। सेम बेटा, सेम गोज फॉर बेटा चाइना। प्रेजेंट सिनेरियो में तो जो चल रहा है ना बेटा, चाइना भी हमारा एलियन एनिमी है, तो बेटा चाइना के साथ भी ट्रेडिंग नहीं हो सकती करंट सिचुएशन में। अगर आपने चाइना के साथ ट्रेडिंग करी, मतलब इनडायरेक्टली आप चाइना की मदद कर रहे हो इंडिया के खिलाफ, विच इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से बच्चे लॉजिक क्लियर हुआ सबको? पक्का? कॉपी करो बेटा, फिर अगला पॉइंट करते हैं। बेटा सेकंड पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात। आओ, अच्छा, अब बेटा देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन। बेटा ध्यान से ना, थोड़ी सी मेरी बात जरा समझनी है। लिखो बेटा सेकंड पॉइंट, स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन। बेटा ध्यान से सुनना, केस सिंपल है, पर थोड़ा सा बेटा जरा थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात। बच्चा आपको पता है स्टाइफलिंग का मतलब क्या होता है? आप कह सकते हो गला घोटना। स्टाइफलिंग मतलब सांस रोकना, ठीक है, किसी का दम घोटना, गला घोटना, दैट इज स्टाइफलिंग। अच्छा, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है बेटा न्याय। प्रोसिक्यूशन मतलब न्याय, मतलब बेटा लॉ कह रहा है अगर आप किसी अग्रीमेंट में एंटर होते हो, अगर आप किसी अग्रीमेंट में एंटर होते हो जिसका मोटिव न्याय का, जिसका मोटिव न्याय का गला घोटने का है, अगर आप किसी ऐसे अग्रीमेंट में एंटर होते हो जिसमें एंटर होने का मोटिव आपका क्या है? न्याय का गला घोटना, तो बेटा ऐसे अग्रीमेंट को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा और वो अग्रीमेंट बेटा वॉइड होगा, बिकॉज यू आर नॉट सेटिंग द राइट एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। पक्का? आप न्याय का गला घोट रहे हो बेटा, न्याय का गला घोट रहे हो। तो बेटा ध्यान रखना, अगर आप किसी ऐसे अग्रीमेंट में एंटर करते हो जिसका मोटिव न्याय का गला घोटने का है, तो ऐसे अग्रीमेंट को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा और वॉइड होगा।
बेटा ये समझने से पहले ना मैं आपसे ज़रा थोड़ा सा डिस्कशन बेटा करना चाहता हूँ, तभी समझ आएगा बेटा। ये टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस बेटा, हमारे ना जो क्रिमिनल लॉ है, इंडियन पीनल कोड का जो क्रिमिनल लॉ है बेटा, उसके हिसाब से ना बेटा ऑफेंसेस दो तरह के होते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। बेटा क्रिमिनल लॉ के हिसाब से ऑफेंसेस, क्राइम्स दो तरह के होते हैं, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, समझेंगे तभी ये पॉइंट क्लियर होगा। बेटा कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? विच आर लेस सीरियस इन नेचर, विच आर लेस सीरियस इन नेचर, जो बेटा उतने बड़े कोई क्राइम्स नहीं है, छोटे मोटे क्राइम्स। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका बेटा थेफ्ट, छोटी मोटी बेटा चोरी, रॉबरी की बात नहीं कर रहा हूं, थेफ्ट। थेफ्ट इज अ बेटा कंपाउंडेबल ऑफेंस, छोटा सा, सीरियस नेचर का क्राइम नहीं है ये उतना। ऐसी बेटा ट्रेसपासिंग, आप किसी की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के आप घुस जाते हो, ट्रेसपासिंग, इट इज अ लेस सीरियस नेचर क्राइम, उतना बड़ा क्राइम, सीरियस नेचर का क्राइम नहीं है। अब बेटा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? विच आर क्राइम्स ऑफ ग्रेव नेचर, क्राइम्स ऑफ ग्रेव नेचर। ग्रेव नेचर मतलब बेटा सीरियस नेचर के क्राइम्स। तो एक तो क्राइम्स है बेटा छोटे मोटे, उतने सीरियस नेचर के क्राइम्स नहीं है। एक बेटा आपके ग्रेव नेचर के क्राइम्स है, ठीक है, जैसे मर्डर ग्रेव नेचर का क्राइम है, किडनैपिंग ग्रेव नेचर का क्राइम है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बेटा मैंने आपको करवाया है। तो लिस्ट मत लेके बैठ जाना कि सर ये कंपाउंडेबल है या नहीं, ये नॉन कंपाउंडेबल है या नहीं, उतना ज़्यादा आपको डिटेल में क्रिमिनल लॉ के जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, कोर्स में नहीं है आपके। खैर बेटा कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, ध्यान से सुननी है मेरी बात, बड़ी बेटा बुक्स में नहीं मिलेंगी ये बातें जो मैं आपको बताऊंगा अब, तो बहुत ध्यान से सुनना। बेटा कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो बहुत सीरियस नेचर के क्राइम्स नहीं होते, छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं। जैसे थेफ्ट हो गया, ट्रेसपासिंग, ये उतने सीरियस नेचर के क्राइम्स नहीं हैं, ठीक है। और कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो हैं बेटा जो बहुत सीरियस नेचर के, ग्रेव नेचर के क्राइम्स हैं, जैसे मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, रॉबरी हो गया, रेप हो गया, ये सब आपके नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं बेटा, सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं। अब बेटा ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। बेटा ये जो कंपाउंडेबल होते हैं ना ऑफेंसेस, क्योंकि ये उतने सीरियस नेचर के क्राइम्स नहीं होते हैं कि कोर्ट का समय खराब करा जाए, तो बेटा कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में ना दोनों जो पार्टीज होती हैं, दोनों पार्टीज कौन कौन? एक जिसने थेफ्ट कमिट किया है और दूसरा जिसके यहां पर थेफ्ट किया गया है। दोनों जो पार्टीज हैं, लॉ उन्हें एक ऑप्शन देता है, ध्यान से सुनना। लॉ उन्हें क्या देता है? एक ऑप्शन। क्या ऑप्शन? अगर आप दोनों कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो आपस में,
ले दे के मामला सेटल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। छोटा सा क्राइम है ना, इसके लिए कोर्ट का, अदालत का समय क्यों खराब करते हो? देखो लॉजिक भी क्या कहता है भाई, अदालत छोटे मोटे क्राइम्स में पड़ने के बजाय किनको देखे, बड़े जो सीरियस नेचर के क्राइम से उनसे डील करे तो ज़्यादा सही है ना। तो लॉ कहता है कि क्योंकि ये थेफ्ट वगैरह उतने सीरियस नेचर के क्राइम्स नहीं हैं, तो दोनों पार्टीज आपस में बैठ के केस को सुलझा लो। ठीक है, यानी बेटा ये जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं ना बेटा, इनमें कॉम्प्रोमाइज इज पॉसिबल। दोनों पार्टीज आपस में चाहें तो कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। ठीक है भाई, एक बात बताओ ना, मेरे घर पे ध्यान से सुनना बेटा, बात सिंपल बात करूंगा। मेरे घर पे एक नौकर काम करता है बेटा। नौकर ने मेरे घर पे बेटा चोरी करी, मेरे वॉलेट से 1000 रुपए की चोरी करी उसने। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या करूं? नौकर के ऊपर कोर्ट में जाके केस फाइल करूं या बेटा उसके साथ मामले को रफा दफा करूं? आप मुझे लॉजिकल बात बताओ बेटा। उसने मेरे वॉलेट से 1000 रुपए बेटा चोरी कर लिए, क्या कहते हो, कोर्ट में जाके उस पर केस फाइल करूं या कोर्ट के बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लूं? आप मुझे बताओ। लॉजिक तो यही कहता है ना कि बेटा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। अगर वो तुम्हारे 1000 रुपए वापस करने के लिए तैयार है, देन व्हाट इज द इशू? मतलब दिक्कत क्या है तुम्हें? क्यों कोर्ट में जाके कोर्ट का भी टाइम खराब कर रहे हो और अपना भी टाइम खराब कर रहे हो? नौकर कह रहा है कि मालिक तुम्हारे 1000 रुपए चुराए ना, ये पकड़ो 1000 रुपए। अब बताओ, वो तुम्हारा पैसा तुम्हें लौटा रहा है ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहा है ना, तो क्या जरूरत है कोर्ट का टाइम खराब करने का और अपना टाइम खराब करने का? बात समझ रहे हो बेटा? लेकिन बेटा अगर किसी पर्सन ने मर्डर कर दिया है तो क्या दोनों पार्टीज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकती हैं कुछ ले दे के? बेटा पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट करना है तो बेटा कोर्ट के दरवाजे बंद करो ना। कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट कह रहा है कि छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए कोर्ट का टाइम मत खराब करो, आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, ज़्यादा सही है। लेकिन जो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस है ना, वहां पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं होता है बेटा, वहां पर दो पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में बेटा कॉम्प्रोमाइज इज नॉट पॉसिबल। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज इज नॉट पॉसिबल। बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं बेटा? तो लॉ का कहना यह है कि छोटे मोटे क्राइम्स के लिए हमारा समय, छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए हमारा समय मत खराब करो। अगर दोनों पार्टीज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहती हैं तो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट का समय मत खराब करो ना, क्या दिक्कत है? तुम्हारे नौकर ने 1000 रुपए चुराए, वो तुम्हारे 1000 रुपए लौटाने को तैयार है, तो छोड़ो ना। काहे को जबरदस्ती कोर्ट में जाके उसके नाम पे भी दब्बा लगाओगे, अपना भी पैसा खर्च करोगे, फायदा क्या है? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करो, छुट्टी करो। लेकिन मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी, रेप, इन सब में बेटा कॉम्प्रोमाइज दो पार्टीज के बीच में बेटा नहीं होता है। अगर इन यहां पर भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही करना है तो कोर्ट की जरूरत क्या है बेटा? इनका फैसला सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में होगा बेटा। पार्टीज आपस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकती हैं। सब बताओ बेटा, बात समझ आई? पक्का समझ आया? अब सुनो मेरी बात सुनना जो मैं कहूंगा। मैंने कहा कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट भी कह रहा है, लॉ भी कहता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो बेटा मालिक और नौकर ने अग्रीमेंट कर लिया। मालिक और नौकर ने क्या कर लिया? अग्रीमेंट में नौकर क्या कह रहा है? मैंने जो तुम्हारे 1000 रुपए चुराए हैं ना, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारा 1000 रुपए तुम्हें लौटा दूंगा।
केस फाइल मत करो। तो सुनो सुनो, मैं जो कह रहा हूं बेटा, बातें मेरी ध्यान से सुननी है। मास्टर और सर्वेंट, बेटा सर्वेंट ने मास्टर को क्या कहा? सर्वेंट ने मास्टर को कहा आई विल पे यू ₹1000, मैं तुम्हारे 1000 लौटा दूंगा इफ यू डू नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट मी, प्रोवाइडेड तुम मेरे खिलाफ कोई केस फाइल नहीं करोगे। प्रोवाइडेड तुम मेरे खिलाफ कोई केस फाइल नहीं करोगे। बेटा अग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है? बेटा वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है बेटा। लॉ ने भी बोला है, अरे भैया लॉ ने बोल दिया आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, दोनों आपस में डिसाइड कर लो ना क्या करना है। तो बेटा डिसाइड कर तो लिया दोनों ने, अब क्या दिक्कत है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बेटा? वैलिड होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉफुल। ऑब्जेक्टिव लॉफुल है क्योंकि आप कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में आपस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हो। तो कर तो लिया दोनों पार्टीज ने, फिर काहे की दिक्कत है? अग्रीमेंट वैलिड होगा बेटा। बात समझ आई जो मैंने कहा? कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा अभी सुननी है मेरी बातें बेटा बहुत ध्यान से। अब सुनो, यहां पर ए और बी, ए और बी। अब सुनो बेटा बच्चे, ए ने बी को कर लिया बेटा किडनैप। ए ने बी को किडनैप कर लिया। ध्यान से जो मैं बोलूंगा ना वो सुनना। ए ने बी को करा किडनैप, ठीक है। ए ने बी के फादर से रैंसम मांगी, फिरौती 1 करोड़ रुपए की। ए ने बी के फादर से फिरौती मांगी 1 करोड़ रुपए की, ठीक है। अब क्या हुआ? सुनो, अब क्या हुआ? पुलिस ने बेटा, पुलिस ने इससे पहले कि फिरौती लेता, पुलिस ने बेटा ए को पकड़ लिया, ठीक है। पुलिस कैचेस ए, पुलिस ने बेटा ए को पकड़ लिया, ठीक है। अब हुआ क्या? सुनना बेटा, अब हुआ क्या? अब बेटा ए ने ना, ए ने बी को कहा कि यार भाई देख, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। अब ए ने बी से कहा कि यार अगर तू केस वापस ले लेना, अगर तू केस वापस ले ले तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। ए ने बी से कहा अगर तू मेरे ऊपर लगाया हुआ केस क्या ले ले वापस, तो मैं तुझे क्या दूंगा? 10 लाख रुपए। मतलब इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में क्या हुआ है बेटा? अग्रीमेंट। इसमें बेटा ए क्या कह रहा है? इफ यू विड्रॉ केस अगेंस्ट मी, I will pay you ₹10 लाख। तू केस वापस ले ले, मैं दूंगा तुझे 10 लाख। तेरे से तो मिला नहीं 1 करोड़, उल्टा मैं दूंगा तेरे को 10 लाख, केस वापस ले ले। यानी बेटा बेसिकली ए और बी आउट ऑफ कोर्ट क्या करना चाहते हैं? सेटलमेंट। पैसा देके न्याय को खरीदना चाहते हैं, पैसा दे लेके न्याय का सौदा करना चाहते हैं। बात जो मैं कह रहा हूं बेटा समझ आ रही है बात? पक्का? ए और बी अग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं बेटा,
कॉम्प्रोमाइज के अग्रीमेंट में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, पैसा ले दे के न्याय को खरीदना चाहते हैं। लॉ ने क्या कहा बेटा? लॉ ने कहा किडनैपिंग एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कॉम्प्रोमाइज की बात ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ही नहीं सकते आप। तो अगर आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बेटा वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अनलॉफुल। इट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, जनहित के खिलाफ है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्यों बेटा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्यों है? क्योंकि लॉ कहता है किडनैपर को कैसे छोड़ दें, किडनैपर को कैसे छोड़ दें। आज किडनैपर को छोड़ दिया तो कल किसी और को किडनैप करेगा। इट इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में नहीं है। कैसे छोड़ दें किडनैपर को? सब बेटा बताओ, बात समझ आई? पक्का? तो एक बात बेटा याद रखना, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो होते हैं ना, वहां पर आप अगर कॉम्प्रोमाइज के अग्रीमेंट में एंटर होते हो, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट दोनों पार्टीज करना चाहते हो, आप करो, शौक से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ भी आपको इजाजत देता है। लेकिन बेटा जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वहां पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने मर्डर कर दिया, मर्डर के बाद ठीक है, मैं जिसका मर्डर किया है उसके फादर के साथ मैं अग्रीमेंट में एंटर हुआ कि देखिए जो होना था हो गया, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, ठीक है, 1 करोड़ रुपए दूंगा आपको, आपको बस क्या करना है, केस वापस लेना है। तो बेटा इस अग्रीमेंट को क्या वैलिड माना जाएगा? नहीं बेटा, मर्डर इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, दोनों पार्टीज मिलके। अग्रीमेंट को क्या माना गया है बेटा? वॉइड माना गया है। और मैं आपको एक बड़ी काम की बात बताऊं जो बेटा बुक्स वगैरह में कहीं मिलेगी नहीं आपको। सुनना, आपको पता है, मैंने कॉपी करना चाहो पहले कर लो, फिर एक काम की बात बताता हूं आपको लास्ट। कर लिया बेटा? अब सुनो मेरी बात। आपको बेटा मैंने अभी क्या कहा, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में कॉम्प्रोमाइज क्या होता है बेटा? पॉसिबल होता है। आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट दोनों पार्टीज कर सकते हो, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं होता है बेटा। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको पता है क्यों? क्यों कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है? सुनना, मैं जो कह रहा हूं वो सुनना बेटा। इस कॉन्ट्रैक्ट में मास्टर और सर्वेंट कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आपको पता है क्यों? जैसे आपने बेटा देखा होगा ना, अभी तक हमने काफ़ी सारे केस लॉस पढ़े हैं बेटा। बाल्फर वर्सेस बाल्फर, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, दुर्गा प्रसाद वाला हमने केस किया था वर्सेस बाल्दियो, चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस हमने करा। तो बहुत सारे केस लॉस हमने अभी तक पढ़े हैं। तो बेटा बीच में आता है वर्सेस का साइन, बीच में वर्सेस आता है ना, और एक नाम यहां पर लिखा होता है, एक नाम यहां पर लिखा होता है, दिस वर्सेस दिस, ऐसा होता है ना। आपको शायद मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया हुआ भी है बेटा, जो पहला नाम आता है ना वो हमेशा आता है प्लेंटिफ का पहला नाम, और दूसरा नाम जो आता है ना बेटा वो आता है डिफेंडेंट का। तो जो केस होता है दैट इज प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। अब ये बेटा प्लेंटिफ कौन होता है? बेटा प्लेंटिफ होता है जिसने केस किया है, जिसने केस किया है, ठीक है। प्लेंटिफ वो है जिसने बेटा दूसरे के ऊपर केस फाइल किया है, और जो अपना बचाव कर रहा है उसे बेटा हम क्या कहते हैं? डिफेंडेंट। तो जिसने केस किया है वो प्लेंटिफ होता है बेटा, और जिसने बचाव करना है अपना वो डिफेंडेंट होता है। जिसके ऊपर केस किया गया है वो डिफेंडेंट होता है।
तो पहला नाम बेटा हमेशा उसका आता है जिसने केस किया है, और बाद में नाम आता है जिसके ऊपर केस किया गया है। बात समझ आई? सुनना जो मैं काम की बात कहूँगा। अब बेटा जैसे ये थेफ्ट वाला केस था, थेफ्ट वाला, वैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अगर केस करता तो कौन करता बेटा? सर्वेंट? नहीं, उसने तो चोरी करी है ना, तो केस करता तो कौन करता? मास्टर। तो मास्टर कौन होगा? प्लेंटिफ। मास्टर प्लेंटिफ होगा। वर्सेस अगर केस होता तो मैं बात कर रहा हूं, वर्सेस किसके ऊपर केस किया गया है? सर्वेंट के ऊपर। तो सर्वेंट कौन होगा बेटा? डिफेंडेंट। ठीक है, तो बेटा बेसिकली बेटा केस है मास्टर वर्सेस सर्वेंट। बात समझ आई बेटा? पक्का? अब सुनना जो मैं कहूंगा, आप डिफरेंस शायद नोटिस कर पाओ। अब आते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के केस में, जैसे ये किडनैपिंग का केस था या मर्डर का केस होता है बेटा। आपको पता है बेटा, जो मर्डर का केस है, चलो मर्डर के केस में बात करते हैं बेटा। मर्डर के केस में मुझे बताओ केस करेगा कौन? कौन केस करेगा? सोचो अपने आप। मर्डर का केस है, मर्डर में केस कौन करता है? किडनैपिंग में केस कौन करता है बेटा? आपको बताऊं मैं, बड़ी काम की बात बताऊंगा। चलो एक यही ऊपर वाला एग्जांपल ले लो बेटा, किडनैपिंग वाला। ये देखो किडनैपिंग वाला केस था ना, यही ले लो। पहले ये बताओ केस किसने फाइल किया होगा बेटा? अगर होता, केस कौन फाइल करता? जिसका किडनैपिंग हुई, बी केस फाइल करता। किसके ऊपर? जिसने किडनैपिंग करी। ऑब्वियस सी बात है ना, ए थोड़ी ना करेगा बी के ऊपर केस, बी करेगा ए के ऊपर केस। ध्यान से सुनना, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा बी वर्सेस ए। बी केस करेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी किडनैपिंग हुई है, और किसके ऊपर करेगा? ए के ऊपर, क्योंकि उसने किडनैपिंग करी है। इज इट सो? ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है ये जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, मर्डर, किडनैपिंग वगैरह, इसमें केस कौन फाइल करता है? कोई बता सकता है बेटा? मर्डर, किडनैपिंग, इन सब के केस में केस फाइल कौन करता है? करा तो ए के ऊपर गया है, वो बात तो सुनिश्चित है, ए के ऊपर ही फाइल होगा केस। फाइल करने वाला कौन है? कोई बता सकता है बेटा? पता है केस कौन फाइल करता है? पुलिस। बेटा एक बात याद रखना, ये जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं ना, इसमें केस दायर कौन करता है? पुलिस फाइल करती है बेटा केस। कोर्ट में अगर आपने कभी मूवीज वगैरह भी देखी हो, तो पुलिस से बेटा, मर्डर वगैरह के केस में पुलिस इज द वन जिसने केस फाइल किया होता है। पक्का? उसे हम पता है क्या कहते हैं? पुलिस को द स्टेट। पिक्चर नहीं सुनी? द स्टेट वर्सेस जॉली LLB 2। द स्टेट का मतलब क्या है बेटा? पुलिस। तो याद रखना बेटा, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में केस फाइल कौन करता है बेटा? पुलिस केस फाइल करती है, और पुलिस को हम क्या बुलाते हैं? द स्टेट। तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला जो केस लॉ बनेगा ना, ये द स्टेट वर्सेस ए बनेगा। बात समझ आई बेटा जो मैंने कहा? पक्का? तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में केस फाइल करने वाला कौन होता है? पुलिस केस फाइल करती है, और पुलिस को हम कहते हैं द स्टेट। पुलिस इज द प्लेंटिफ। अब एक बात सोचो बेटा, लॉजिकल बात करूंगा बेटा, बिल्कुल लॉजिकल बात। मुझे बताओ यहां पर बेटा केस अगर होता तो किस किस के बीच होता? मास्टर और सर्वेंट के बीच होता। तो क्या ये दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। भाई इन्हीं के बीच का तो केस है, बात समझो भाई, इन्हीं के बीच का तो केस है, तो क्या आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई यही तो दोनों पार्टीज केस में इन्वॉल्व हैं, अगर दोनों समझौता कर लें तो बात खत्म। लेकिन बेटा सुनो लॉजिकल बात, बेटा क्या ए और बी
कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं बेटा? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ए और बी कर सकते हैं? मतलब ही नहीं उठता बेटा, मतलब ही नहीं उठता। बी तो कहीं शामिल ही नहीं है। बेटा केस तो किस किस के बीच का है? पुलिस और ए के बीच का है। बी आया कहां से? बात समझ आई? जब बी है ही नहीं तो उसके साथ समझौता कैसे करोगे? बी ने फाइल नहीं करा है केस, तो बी के साथ समझौता कैसे कर लोगे? अगर कर भी लोगे तो वो तो वॉइड माना जाएगा, क्योंकि बी तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। बेटा केस तो पुलिस ने करा, ए के ऊपर करा, तो बी तो कहीं है ही नहीं। अब जब है ही नहीं तो बेटा बी और ए में कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है? नो कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है बिटवीन ए एंड बी। और अगर वो कर भी लेते हैं ना बेटा अग्रीमेंट जैसे करा था, तो बेटा वो वॉइड माना जाएगा। क्यों भैया? लॉ कहेगा अरे बी तूने कैसे बात कर ली कि मैं केस वापस ले लेता हूं? तूने तो केस करा ही नहीं है, केस तो पुलिस ने करा है, तू कैसे वापस ले लेगा केस? तू तो वापस ले ही नहीं सकता केस। केस करने वाला तू तो है ही नहीं, केस करने वाली तो पुलिस है। बात समझ आई? तो बेटा यहां पर दो पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, क्योंकि यहां पर ए और बी तो इन्वॉल्व ही नहीं है। ए इन्वॉल्व है, बी तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो बी चाह के भी केस को वापस नहीं ले सकता। यहां पर तो पुलिस ने केस करा है, तो बेटा कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही नहीं उठता। हां यहां पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि मास्टर ने केस किया है, सर्वेंट के ऊपर किया है, तो मास्टर चाहे तो केस को वापस ले सकता है। लेकिन यहां पर तो सवाल ही नहीं उठता बेटा। बस बेटा इससे ज्यादा ना जानने की आपको जरूरत है ना बेटा फायदा है। ठीक है, काफी बातें बेटा बता दी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। समझ आया बेटा सबको? तो मेरे ख्याल से बेटा स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन आपको क्लियर हुआ। सुनो बेटा, स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन जो हेडिंग थी उस पर अगर हम आ जाएं तो बेटा बेसिकली सुनो अब सम अप कर रहे हैं बस। बेसिकली अगर मास्टर, अब सुनना सम अप कर रहा हूं, अगर मास्टर और सर्वेंट कॉम्प्रोमाइज के अग्रीमेंट में एंटर होते हैं तो क्या उसे न्याय का गला घोटना माना जाएगा? नहीं बेटा, वैलिड है, वैलिड है बेटा। लेकिन अगर ए और बी किडनैपिंग वाले केस में कॉम्प्रोमाइज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो क्या इसे न्याय का गला घोटना माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये माना जाएगा कि ये दोनों अग्रीमेंट में एंटर होके न्याय का गला घोट रहे हैं। हम एक किडनैपर को कैसे सड़क पे खुला छोड़ दें? हम तो नहीं छोड़ सकते। बाकी आज छोड़ दिया उसे तो कल को दो लोगों को और किडनैप करेगा, उनका जिम्मेदार कौन होगा? तो ऐसे अग्रीमेंट को बेटा अनलॉफुल माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन नहीं माना जाता है, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के लिए अगर आप कॉम्प्रोमाइज के अग्रीमेंट में एंटर करते हो तो बेटा उसे स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन माना जाएगा कि आप न्याय का गला घोट रहे हो बेटा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। मेरे ख्याल से बच्चे पूरी बातें क्लियर हुई सबको। चलो आज 2 ही पॉइंट्स करते हैं बेटा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सब दोनों पॉइंट्स बेटा क्लियर हुए, इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स करे हैं। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।